हैप्पी होली। होली है भाई, होली है। आप सभी को गगन प्रताप मैथ्स की पूरी टीम की तरफ से दिल खोल के, छप्पर फाड़ के, रंगों वाली मेरे प्यारे भाई हैप्पी 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 होली आपके परिवार को, एसएससी वाले भाइयों को, हमारे रेलवे वाले भाइयों को, इस चैनल से जुड़े हुए हर एक साथी को, हमारे हर एक फॉलोवर को, हमारे हर एक स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हैप्पी होली। होली का त्योहार है मेरे भाई, साल में एक ही बार आता है। दिल खोल के मनाइए, एक दिन आप अपने लिए एंजॉय करिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल भी शांति से मत मनाइए, हुड़दंग काटिए मेरे प्यारे भाई। मांस मदिरा का सेवन ना करें, इसके अलावा आप कुछ भी करिए ठीक है मेरे दोस्त। तो हमारी सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी की। मैंने तो होली खेल ली, अब मैं आपके साथ होली खेलूंगा, लेकिन रंगों वाली नहीं, सवालों वाली। ऑनलाइन है ना हम लोग। तो आरआरबी एनटीपीसी के 5 सफलतापूर्वक एग्जाम पेपर कराने के बाद मैं होली खेलने के बाद आपके साथ आज एग्जाम पेपर 6 डिस्कस करने वाला हूं। हमारे साथ खेलो सिलेक्शन वाली होली। इतनी मेहनत आपके लिए कर दी है, रात भर बैठ के मॉक टेस्ट बनाएं, और होली की छुट्टियों में भी आपके जो है मॉक टेस्ट आते रहेंगे। होली की छुट्टियों में भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, बस जज्बा होना चाहिए मेरे प्यारे। हमारे अंदर तो है, देखना है आपके अंदर है कि नहीं। शेयर करिए इस वीडियो को, दूर दूर तक जानी चाहिए मेरे प्यारे भाई। जो भी बच्चा एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, इससे पहले मैं अपने चैनल पे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे ऑलरेडी काफी सैंपल पेपर करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इनको भी जरूर देखिएगा दोस्त। टेलीग्राम चैनल पे हर एक की पीडीएफ डली हुई है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर एक एग्जाम पेपर की पीडीएफ डली हुई है, और हर वीडियो का लिंक, जैसे मैं चौथी एग्जाम पेपर का लिंक डाला हुआ है, साथ साथ नीचे पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, तो पीडीएफ यहां से आप पहले डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। शुरू करेंगे पहले ही सवाल से। सवाल नंबर 1। एक डीलर एक बुक को अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.2 रुपए में बेचता है। एमआरपी पे 16% की छूट के बाद 403.2 रुपए में बेचता है। सवाल यह है, अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, और कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर 28% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है? यह लाइन ज्यादा खास है। देखो मेरे भाई, अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब क्या है? आप सामान को एमआरपी मार्क प्राइस पे बेचोगे। भाई हर आदमी अपने सामान का मार्क प्राइस फिक्स करता है। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, और मार्क प्राइस पे बेचने से आपको 28% का लाभ होता है। यानी कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा रखा गया है। यह दूसरी लाइन का मतलब है। पहली लाइन का मतलब है कि मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देने के बाद सामान को 403.2 रुपए में बेचा गया। 403.2 रुपए में बेचा गया। आपसे सीपी पूछा है, तो क्या ये सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? ये सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। 28% का मतलब 4% 1/25, 28% 7/25। 16% डिस्काउंट का मतलब 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। भाई 7/25 मार्कअप किया, यानी कि 25 का सामान मेरे प्यारे भाई 32 में। फिर उसके बाद आपने 16% डिस्काउंट दिया। 16% मतलब 4/25, 25 का सामान 21 में। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। फाइनल वैल्यू आपको दिया कि सामान 403.2 रुपए में बिका। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो कटना चाहिए 21 में मेरे प्यारे भाई। 21 से कटना ही चाहिए। 21 से कम 21 बचेगा 193। तो 21 निम्मा 189 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 4 बजेगा, 21 दूनी 42, 19.2। 32 से चला जाएगा, 32 छिका 192, 0.6 बार, तो 0.6 चला गया। तो यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी 0.6 गुना होना चाहिए। तो 25 गुणा 25, 625 का 0.6 गुना। अब 600 गुणा 0.6 हो गया 360। 360 में 15 जोड़ेंगे, 360 में 15 जोड़ेंगे 375 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है। सीपी 375 रुपए। 375, 360 प्लस 15, ये है मेरे भाई। अच्छा डाटा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और ये बहुत प्यारा सवाल है, बिल्कुल पेपर में आने लग। डिटेल में आपको बढ़ा दिए हैं। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4.5 घंटे में तय की जाती है।
जर्नी के टाइम को 30 मिनट की बचत करने के लिए स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए? देखो मेरे भाई, हमें चंडीगढ़ से अमृतसर जाना, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस जाना। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। हम मेरे प्यारे भाई चंडीगढ़ से अमृतसर की डिस्टेंस कवर करते हैं 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे में क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 4.5 घंटे में। बोला है जर्नी के टाइम को 30 मिनट बचत करने के लिए, यानी कि 30 मिनट जल्दी डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी चाहिए भाई? अगर पहले 4.5 घंटे में जा रहे थे, अब आधे घंटे पहले पहुंचना 4 घंटे में मेरे प्यारे भी, तो टाइम का रेशियो ये हो जाएगा, 2 से काट लो है भाई 0.9:8, 5 नाम 45, 5 अट्टे 40, 9:8, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा ना, 8:9। अगर टाइम का रेशियो 9 से 8 हो गया तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 8:9। यानी कि अगर स्पीड पहले 8 थी तो 8 से 9 करनी पड़ेगी, 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कितनी थी पहले? 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू 50 है, सॉरी 8 की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50/8। 50/8 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आपका जाएगा मेरे प्यारे भाई 25/4। 25/4 यानी कि 6.25, तो 6.25 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। अच्छा, त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2/√3 है, तो टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान किसके बराबर है? देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी में ये पिछले 2 सालों में बहुत आया है, शायद आपके पेपर में भी आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, 2 कॉन्सेप्ट, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर आप साइन थीटा शॉर्ट में लिखा करो, साइन थीटा को ऐसे लिखा करो, कॉस थीटा को सी, ज्यादा इज्जत मत दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा मेरे प्यारे भाई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, भाई ये फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद होंगे तो ही ये सवाल जल्दी हो पाएगा। अब जैसे सवाल में साइन प्लस कॉस दिया है, पूछा टेन प्लस कॉट, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा होता है 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस। तो साइन इंटू कॉस तो दिया नहीं है, ये साइन प्लस कॉस है, तो साइन इंटू कॉस कैसे आएगा? दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर। अगर मैं दोनों ही तरफ से स्क्वायर करता हूं तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर क्या आएगा? 1 + 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आएगा 1 + 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा 4/3 में से उधर जाके 1 घट जाएगा, 4/3 में से 1 घटाएंगे 1/3, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ गया 2 नीचे 1/6। अगर साइन अल्फा कॉस अल्फा 1/6 है, तो अगर 6 ऊपर ले आते हैं तो 1/sin कॉस अल्फा 1/sin इंटू कॉस क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6। यानी कि सवाल का आंसर 6 है। साइन कॉस 1/6 है, 1/1/6, 6 हो गया। कितना बढ़िया सवाल है बेटा, ये आने लायक है। कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बता रहा हूं मैं एडवांस मैथ के। द पावर कंजम्पशन, मजा आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है ना? देख रहे हो मेहनत? तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, आज फैला दो मेरे प्यार में। होली बाद में पहले वीडियो देखनी है पूरी। द पावर कंजम्पशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड। यानी कि भाई कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसमें जो पावर है, पावर वो क्या, जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में जो पावर जा रही है, जो बिजली जो प्रवाहित हो रही है, वो जो वोल्टेज यूज हो रहा है, वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, उसके स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। सवाल में बोला है अगर डिवाइस में 120 वोल्ट है मेरे प्यारे भाई, तो 150 वाट जो है कंजम्पशन होता है। तो सवाल पूछा 240 वाट पर कितनी बिजली खपत करेगा? भाई रेशियो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो। पहले कितनी पावर कंजम्पशन हो रहा था? 150 वाट। पूछा अब कितना पावर कंजम्पशन होगा? पहले वोल्टेज कितना था? 120 वोल्ट था, अब वोल्टेज हो गया 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट हो गया मेरे प्यारे में, इसका स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं 120 दूनी 240, 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 150 चौका 600, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा मेरे भाई 600 वाट। तो अब आपको 600 वाट बिजली की खपत होगी, ये इसका आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये जीडी में आया था लेटेस्ट।
एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है, इसका एरिया, आयत का एरिया 1260 है। परिमाप बताओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई। परिमाप के लिए आपको आयत की लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। अब दो रास्ते हैं, या तो आप यहां अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाओ या हिट एंड ट्रायल, दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई। ट्रिपलेट, अगर आपको ट्रिपलेट ही याद नहीं है तो आपसे इस सवाल बहुत जल्दी पेपर में होने वाला नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये आयत होता है, ये होता है आयत, और ये होता है बच्चों इसका डायगोनल। इसका डायगोनल ये आपको 53 दिया हुआ है, 53 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है भाई। इसका एरिया 1260 है। तो आपको कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है जिसका हाइपोटेनस 53 होता हो? भाई मुझे याद है 28, 45, 53। बेटा एनटीपीसी के ही पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर का प्रीवियसर का सवाल है, करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते इस सवाल से। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कोई फर्क थोड़ना है। ये किताब है कॉन्सेप्ट किंग। ट्रिपलेट हो, कोई फॉर्मूला हो, ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, कोई अर्थमेटिक का शॉर्टकट हो, कैलकुलेशन की ट्रिक हो, सब इस बुक में मिलेगा। बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए। 28, 45, 53। अगर 53 सबसे बड़ी भुजा है ना हाइपोटेनस, ये 28 से 45 है, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये रेक्टेंगल तो नहीं है भाई। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 45 गुणा 28 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 45 गुणा 28 900, और 360 1260। ये भी बिल्कुल सही हो गया, यानी कि एरिया भी मैच कर रहा है, एरिया भी यही मैच कर रहा है 1260। यानी कि मेरे भाई यही ट्रिपलेट यहां पे है, और इसका परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ट्वाइस ऑफ 45 प्लस 28। 45 प्लस 28 आ जाएगा जी 73। 73 का दुगुना 146, 146 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। कितना बढ़िया सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे चलेंगे। एक एग्जाम में एवरेज मार्क्स जो हैं वो 60 है। ड्यू टू सम असेसमेंट एरर, कुछ गलतियों की वजह से द मार्क्स ऑफ 115 स्टूडेंट हैड टू बी चेंज। 115 स्टूडेंट के मार्क्स 85 से 50 हो गए, और नया एवरेज हो गया 55। नया एवरेज 55 हो गया। न्यू एवरेज इज 55। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में प्रेजेंट होने वाले कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? देखो कभी भी ऐसा सवाल है, हम एवरेज निकाल रहे हैं। अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, किसी संख्या को लिखने में एरर कर देते हैं, तो टोटल वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा और एवरेज में भी चेंज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ संख्याएं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल में चेंज डिवाइड करो एवरेज में कितना चेंज आया। भाई हमने गलती कर दी, 115 बच्चों के मार्क्स 85 से 50 हो गए, 85 to 50, यानी कि हर बच्चे के मार्क्स हमने 35 कम कर दिए। अगर हर बच्चे के मार्क्स हमने 35 कम कर दिए हैं तो 115 बच्चों के मार्क्स कितने कम हो गए? 115 बच्चों के मार्क्स हमने 85 से 50 कर दिया, 115 बच्चों के मार्क्स 35 कम कर दिए, तो टोटल कितना कम हो गया भाई? टोटल में इतना कम हो गया। एवरेज कितना कम हुआ? एवरेज पहले 60 था, अब एवरेज घट के 55 हो गया। एवरेज कितना कम हुआ? 5। एवरेज 5 कम हो गया। तो टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, ये स्टूडेंट की संख्या होगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 5 से 35 7 बार जाएगा तो 700 और 105, 805 आ गया। यानी कि कुल स्टूडेंट जो है वो 805 है, जिनमें से 115 बच्चों के मार्क्स में गड़बड़ हुई है। बहुत बढ़िया सवाल था, एमटीएस 2024 का सवाल करो बच्चों। एक हॉस्पिटल में 60% पुरुष मेल हैं, 25% फीमेल हैं, और बाकी 15% मरीज जो हैं वो बेचारे बच्चे हैं। मेल की एवरेज एज 40 साल है, फीमेल की 36 साल है, बच्चों की एवरेज एज 8 साल है। सभी रोगियों की एवरेज एज क्या होगी? बहुत बढ़िया, देखो ये बेसिक सवाल है। एक हॉस्पिटल में मेल भी हैं, हमारे फीमेल भी हैं और चिल्ड्रन भी हैं। देखो यहां रेशियो ले सकते हैं, मेल पुरुष 60% है, फीमेल 25% है, बच्चे 15% है। 5 से कट रहा है, 5 से 60 12 बार जाएगा, 5 से 25 5 बार जाएगा, 5 से 15 3 बार जाएगा। यानी कि हॉस्पिटल में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो ये है। हॉस्पिटल में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 12:5:3 है।
अगर हम एवरेज एज की बात करें तो पुरुषों की एवरेज एज 40 साल है, 40 साल। महिलाओं की एवरेज एज 36 साल है। और बच्चों की जो एवरेज एज है बच्चों, वो 8 साल है। बच्चों की एवरेज एज 8 साल है। तो सभी रोगियों का मतलब प्लस, मेल प्लस फीमेल प्लस चिल्ड्रन, और जहां प्लस आएगा वहां लगता है डेविएशन या वेटेड एवरेज। सभी रोगियों की एवरेज एज क्या होगी? बहुत आसान है, डाटा भी बहुत आसान है। मेल की टोटल एज कितनी आ जाएगी? 12 मेल है ना, एवरेज 40 है, टोटल हो जाएगा 480। 5 फीमेल की 36 है, टोटल हो जाएगा 180। 480 प्लस 180 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी? 660। और बच्चों की है 24, 3 अट्ठे 24, तो 660 और 24, 684। तो टोटल एज आ गया, टोटल कितने लोगों की? 12 5 17 3 20 लोगों की बटे 20, तो आएगा 34.2 साल, 34.2 ईयर्स। तो सभी पेशेंट जो है हॉस्पिटल में, उनकी एवरेज एज 34.2 साल आ गई। बढ़िया सवाल है, हमने वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से किया है। आइए बच्चों, 8 अंकों की संख्या दी है। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर का सवाल है बच्चों। ये बताओ, क्या आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है? भाई साहब, नहीं आता ना? नहीं आता ना? 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा तो सवाल भी नहीं होगा। देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसके ऑड प्लेस पे और इवन प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। तो ये आ गया 2 6 8, 8 3 11, 11 प्लस ए, ये हो गया 11 प्लस ए। ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। अब जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 5 और 1 6 9 15, 15 और 4 19। अब इनका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर इनका डिफरेंस हम 0 बनाते हैं तो एक ही जगह लेना पड़ेगा 8। 11 8 19 में से 19 घटाएंगे 0, तो ए का मान 8 आ जाएगा। इससे आसान कोई सवाल नहीं। आ जाओ, 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 3960 है। इसका वॉल्यूम बताओ भैया। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे जब सवाल होते हैं तो आंसर 11 का मल्टीपल होता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई में आता है 22, 22 में आता है 11, 11 से ये नंबर कट रहा है, ये नंबर नहीं कट रहा, ये भी 11 से कट रहा है, ये नंबर भी 11 से कट रहा है। यार ऑप्शन से तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन यहां से हट पाया। देख लेते हैं भाई, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। पाई का मतलब 22/7। रेडियस निकालने पे बात करते हैं, रेडियस नहीं पता ना हमें, तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इंटू हाइट एच, एच है 42 बराबर 3960, 3960। ठीक है, तो 22 दूनी 44 से चला गया मेरे भाई, 44 से चला गया पूरा 90 बार, 44 निम्मा 396 हो गया। 7 से 42 6 बार, और 6 से आपका 90 चला गया जी 15 बार, यानी कि रेडियस यहां से खुल्लम खुल्ला 15 आ गई, 15। अच्छा, आपसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। एक मैं आपको फॉर्मूला और बता रहा हूं जो शायद ही आपको पता होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस पता है, तो उसके वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला है डायरेक्ट 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर। 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर। अब यहां पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो 3960 है, 3960 यही है। और रेडियस जो है वो यहां पे 15 है, 15 रेडियस 15 है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा जी इसका आंसर। 3960 इंटू 15/2। तो हम यहां पे देखते हैं भैया, अब 2 से इसको काट लेते हैं मेरे प्यार भी। कितनी बार जाएगा ये? 1980। अब 1980 गुणा 15 करेंगे आप, तो 15 की 2000 में भी गुणा करेंगे 30,000। 30,000 से कम आएगा, यानी कि आंसर नहीं है। और 30,000 से हल्का सा कम आएगा तो ये आंसर है। ठीक है, 0 15 8 120, 0 2 15 में 135, 2 137, 7 आएगा एंड में, 29700। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बेहतरीन क्वेश्चन।
एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से यात्रा करती है। हर 75 किलोमीटर के बाद ट्रेन 3 मिनट के लिए रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर की जर्नी में कितना समय लगेगा? एनटीपीसी का गजब सवाल है मेरे भाई, गजब। देखो, एक एक्सप्रेस ट्रेन को 600 किलोमीटर जाना है, 600 किलोमीटर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेन हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है 3 मिनट के लिए। अच्छा छोड़ो, अगर ट्रेन बिना रुके लगातार चलती रहे तो ट्रेन को 600 किलोमीटर जाने में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे। अच्छा, मिनट में पूछा है तो 360 मिनट लगेगा। अगर ट्रेन बिना रुके लगातार चलती रहे 600 किलोमीटर जाने में 100 की स्पीड से 360 मिनट लगेगा। लेकिन ट्रेन हर 75 मिनट के बाद रुकती है। तो आप बताओ, 600 किलोमीटर अगर ट्रेन जा रही है, हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है, तो 600 किलोमीटर की जर्नी में कितनी बार रुकेगी? डिवाइड करेंगे, 8 बार चला जाएगा। 8 बार ट्रेन रुकेगी, 8 बार। यही गलती है, ट्रेन 8 बार नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, एक बार कम। ट्रेन कुल 7 बार ही रुकेगी। अरे भाई, ट्रेन हर 75 किलोमीटर पे रुकती है। ट्रेन ने चलना शुरू किया, 75 किलोमीटर पे रुकी, फिर 150 पे रुकी, फिर 225 पे रुकी मेरे प्यारे भी, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और मेरे प्यारे भाई ये यहां पे, एक सेकेंड, पहली बार रुकी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 7वीं बार रुकी, फिर 8वीं बार ये रुकी। 8वीं बार जो रुकी वो तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है। अरे जब डेस्टिनेशन पे ट्रेन पहुंच गई है, अब वो रुकी रहे या कुछ भी करे, क्या मतलब? यानी कि एक्चुअल में तो ट्रेन ये बीच में तो 1 2 3 4 5 6 7 बार रुकी, 8वीं बार तो अपनी जर्नी पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हमेशा एक कम करके लिखना है। यानी कि ट्रेन 600 किलोमीटर के दौरान बीच में 7 बार रुकेगी और हर बार 3 मिनट के लिए रुकेगी, तो ट्रेन टोटल 21 मिनट रुकेगी। तो ट्रेन को जर्नी में 360 मिनट तो लगेगा नॉन स्टॉप, 21 मिनट ट्रेन रुकेगी बीच में, तो पूरी जर्नी 381 मिनट में कवर होगी, 381 मिनट में। डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है बेटा, गजब का क्वेश्चन है। गलती कर सकते हैं बच्चे इस सवाल में। ये बताओ, 3.8 रुपए पर केजी वाली कितने किलो चीनी को 4.6 रुपए पर केजी वाली 60 किलो चीनी में मिलाया जाए, जिससे मिश्रण को 5 रुपए पर किलोग्राम से बेचने से 25% का लाभ हो? देखो, हमने 2 टाइप की चीनी को मिलाया। एक चीनी का प्राइस है 3.8 रुपए पर केजी, दूसरी चीनी का प्राइस है 4.6 रुपए पर केजी। 4.6 रुपए पर केजी वाली कितनी चीनी? 60 किलो चीनी मिलाई है। बोला मिश्रण को 5 रुपए पर केजी में बेचने से 25% का लाभ हो। ये भाई, ये चीनी का कॉस्ट प्राइस है, तो मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस निकालो ना। आप 5 रुपए पर केजी में बेचते हो, आपको 25% प्रॉफिट होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4। यानी कि अगर सामान का सीपी 4 है तो 4 पे 1 का प्रॉफिट हो, तो सामान बिका कितने में? 5 में। अगर यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर सामान का सीपी 4 है तो 4 पे 1 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। यहां पे सेलिंग प्राइस 5 दिया तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सामान का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4 रुपए पर केजी, क्योंकि 4 रुपए पे 25% प्रॉफिट होगा, तभी तो 5 में बिकेगा। तो सामान का जो मिश्रण का सीपी आएगा, मिश्रण का, वो 4 रुपए पर केजी आ जाएगा। सीपी निकालना पड़ेगा, तो किस रेशियो में लाएंगे? 4.6 में से 4 घटाओ 0.6, 4 में से 3.8 घटाओ 0.2। ये मेरे प्यारे भाई 2 से कट गया 3:1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 3.8 रुपए पर केजी और 4.6 रुपए पर केजी वाली शुगर को 3:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 4.6 रुपए पर केजी वाली कितनी शुगर लेनी है? 60 किलो। 60 किलो। तो पूछा 3.8 रुपए पर केजी वाली कितनी शुगर? 3.8 रुपए पर केजी वाली कितनी शुगर लेनी है? 3 गुना। 1 की वैल्यू 60 किलो है, तो 3 की वैल्यू 180 किलो शुगर मिलानी पड़ेगी। बी ऑप्शन। मजा आया? सवाल नंबर 13। 1/3 सामान 15% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 25% सामान 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, बाकी 10% लॉस पर बेचा जाता है। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में 350 का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान का ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस सामान का क्या है? देखिए मेरे भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी जीडी के पेपर में आया है।
अगर सवाल में दिया पूरे लेन देन में मतलब सारे सामान पे मिलाकर 350 रुपए का प्रॉफिट हुआ, भाई होता है ना, एक दुकानदार कुछ सामान पे अलग प्रॉफिट कमाता है, कुछ सामान पे अलग, कुछ सामान पे अलग, कहीं पे 15% प्रॉफिट है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 10% लॉस है। फिर वो शाम को ये चेक करता सारे सामान पे मिलाकर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप ये पता लगा लो कि दुकानदार को सारे सामान पे मिला के कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ तो हो जाएगा। 1/3 सामान का मतलब 1/3, 25% सामान का मतलब 1/4, तो यहां बटे 3 भी आ रहा है, बटे 4 भी आ रहा है, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। 3 4 का एलसीएम होता है बच्चा 12। मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास सामान है 12, तो 12 का 1/3 4 उसने बेचा 15% के प्रॉफिट पर। 12 का 25% कितना होता है, 12 का 25%, 12 का 1/4 3, 3 सामान बेचा 20% लाभ पर, तो बचा कितना, 12 में से 4 और 3 7 बिक गया, बचा 5, 12 बाकी बचा 5 बेचा 10% के लॉस पर, बाकी बचा 5, यानी कि सामान उसने इस रेशियो में बेचा है। अगर मैंने टोटल सामान 12 मान लिया तो 12 का 1/3 4 बेचा 5 से 15% लाभ पर, 12 का 1/4 3 बेचा 20% लाभ पर, बचा 5, 4 4 3 7 5 12, बचा 5 बेचा 10% लॉस पर। तो मुझे ये बताओ कि सारे सामान पे मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। 4 का 15% 60 का प्रॉफिट है, 3 का 20% 60 का प्रॉफिट है, 60 60 120, और ये आ गया जी माइनस का 50 यानी कि 70। 60 और 60 120 और माइनस का 50, 70% का प्रॉफिट हुआ। कितने के सामान पे, कितने के सामान पे, 4 3 7 5 12 के सामान पे बटे 12, तो ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट आ गया। जबकि ओवरऑल प्रॉफिट है कितना आपका 350 रुपए, 350 रुपीज आपका ओवरऑल प्रॉफिट है। कितने गुना, 70 पंजे 350, तो 1% की वैल्यू 12 पंजे 60 आ गई, 1% की वैल्यू 60 रुपए है। सामान का कुल मूल्य होता है 100%, 100% के लिए 100 से गुणा 6000 रुपए, सामान का जो कुल प्राइस है 6000 रुपए है। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। मजा है बेटे सवाल करके, आइए 14, ये तो सर्कल का आ गया। 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस कॉर्ड की उस जीवा की लंबाई क्या है जो उसी सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बनाती है, 6√3। आप मुझे जरा कमेंट में ये बताना कि सवाल नंबर 14 का आंसर कितने बच्चे हैं जिन्होंने दिमाग में ही कर लिया। है कोई बच्चा मेरे प्यार भी इतना टैलेंटेड जो दिमाग में ही कर ले। जैसे भाई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, अब बोला है 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 60 डिग्री कोण बनाती है। अब जैसे कॉर्ड है, ये कॉर्ड है मेरे भाई, ये इस प्रकार से कि सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये कॉर्ड मान लिया ए बी है, ए बी इस सेंटर पे 60 डिग्री कोण बनाती है, इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो भैया ये क्या है, ये तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। अब ये 60 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे, टोटल 120 बचा, तीनों कोणों का सम 180 होनी चाहिए। ये 60 है, बाकी दोनों कोण भी बराबर होंगे तो ये भी 60 60 होंगे। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों कोण 60 60 डिग्री के, यानी कि रेडियस भी 6 6 हो गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि यहां से मुझे रेडियस पता चल गई 6। अब यहां सर्कल की एक और कॉर्ड है, मान लीजिए ये वाली कॉर्ड, सीडी नाम देता हूं सपोज में से, क्या नाम देता हूं, सीडी। ये कॉर्ड ऐसी है जो सेंटर पे 120 डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री कोण बनाती है। इस कॉर्ड की लंबाई आपसे पूछी है ना भाई, ये रेडियस 6 है, ये भी रेडियस 6 है, तो ये तो 6√3 आ जाएगा ना, 6√3। आप कहोगे सर नहीं आया समझ में, याद होना चाहिए भाई, जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल रट रखे ये भी रटना पड़ेगा। 30 30 120, 30 30 120 डिग्री इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर आप पॉपुलर चीज थोड़ा पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। 30 डिग्री के सामने की दोनों साइड बराबर होंगी, 120 डिग्री के सामने √3 होगा, ये रेशियो होता है साइड में। अगर ये x है तो ये √3x होगा, 1 1 √3 का रेशियो होगा। अगर ये 6 है, ये 6 है तो √3 गुना होगा 6√3। ये चीज दिमाग में करी जा सकती थी मेरे प्यारे भाई। 12% ब्याज की दर से, ये एनटीपीसी का सवाल है, सीआई का दिख रहा, 12% ब्याज की दर से कितना है ये, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की राशि पर 18 महीने के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है,
रिकॉग्निशन हाफ ईयरली, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, हमारे पास 18 महीने का समय, 18 महीने मतलब 1.5 साल का टाइम है। ब्याज हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में कंपाउंडिंग हो रही है। अगर मेरे पास 18 महीने का समय है, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। ब्याज एक साल में, एक साल मतलब 12 महीने में 12% है। 12 महीने में 12%, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 6%। अगले 6 महीने में 6%, अगले 6 महीने में 6%। तो आपको यहां पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 6-6-6 का सक्सेसिव मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, CISI का डिफरेंस पूछा है। तो बेटा चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चाहे CISI का डिफरेंस पूछे, अगर 3 साइकिल की बात है, 3 साइकिल का मतलब ये 6-6 महीने की 3 साइकिल, चाहे 1-1 साल की होती, चाहे 3-3 महीने की होती, अगर 3 साइकिल की बात है, तो ये जो कैलकुलेशन होगी ये CISI का डिफरेंस देगी। ये कैलकुलेशन CI और SI का डिफरेंस देगी मेरे प्यारे भाई, ये वाली कैलकुलेशन। इससे आसान कोई तरीका नहीं। या तो आप ट्री बनाओ या फॉर्मूला लगाओ, लेकिन मुझे यही ज्यादा बेटर लगता है। प्रिंसिपल यहां पे 1 लाख रुपए है, बस 6% निकालते जाओ, हर 6 महीने में 6% ब्याज, 6% निकालते जाओ। 1 लाख का 6% 6,000, 6,000 का 6%, 6×6 = 360, 360 का 6%, 36 216, 21.6। भाई 360 का 6% निकालोगे तो 36 216 होता है, 2160/100, 21.6। केवल ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इनको गुणा करके जोड़ना है। 360 दिया 1080 प्लस 21.6, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 80 और 20 तो 100 हो गया ना, 1080 और 20 हो गया 100, एक ये आ जाएगा, सॉरी 1101.6, 1101.6 आ गया सी ऑप्शन, 1101.6। ठीक है जी। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बढ़िया सवाल है, तरीका भी बढ़िया बेटा। इन मॉक टेस्ट का पर्पस ये कि ऐसे ऐसे तरीके आप सीख पाओ। ओके, कोई रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 19 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर है तो केवल 9 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा को कवर करने का सही समय, करेक्ट टाइम टू कवर इट जर्नी, वो टाइम कितना है जिसमें ना देरी होगी ना जल्दी पहुंचेगी। देखो मेरे भाई, एक रेलगाड़ी को अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, डेस्टिनेशन पर जाना है यानी कि सेम डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, सेम, एक रेलगाड़ी को सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अलग अलग स्पीड है, तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। बोला यह गया है कि अगर कोई रेलगाड़ी हमारे भाई 35 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, 35 की स्पीड से, तो 19 मिनट देरी से पहुंचती है। भाई अगर यही रेलगाड़ी 49 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है तो 9 मिनट देरी से पहुंचती है, 9 मिनट देरी से पहुंचती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 7×5 = 35, 7×7 = 49, 5-7, स्पीड का रेशियो 5-7 है। तो लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 7:5। यानी कि जब रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर और 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो जो समय लगता है, समय का रेशियो 7:5। समय में डिफरेंस कितने का? 2 यूनिट का। जबकि समय में डिफरेंस ही आप बता सकते हो, पहले रेलगाड़ी 19 मिनट लेट हो रही थी, अब 9 मिनट लेट हो रही है, तो टाइम में डिफरेंस कितना है? 19 में से 9 घटाइए, 10 मिनट का। टाइम में 10 मिनट का डिफरेंस है, 2 की वैल्यू 10 मिनट है, 5 गुना, 5 गुना। तो मेरे प्यारे भाई कहीं से भी कर लो, दोनों से आ जाएगा, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। 7 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 35 मिनट, 7×5 = 35 मिनट। यानी कि मैंने ये पता लगा लिया, जब रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 35 मिनट में पहुंचती है। जब रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो अपने डेस्टिनेशन पर 35 मिनट में पहुंचती है। डिस्टेंस पूछता तो इन दोनों की गुणा करके आ जाता, लेकिन पूछा सही टाइम, करेक्ट टाइम आपसे पूछा है, एक्चुअल टाइम, करेक्ट टाइम आपसे पूछा है। अब एक बात बताओ, पहले केस से कर रहा हूं मैं, जब रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 35 मिनट में डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और 19 मिनट लेट पहुंचती है। रेलगाड़ी 35 मिनट में पहुंची पर 19 मिनट लेट पहुंची, तो सही टाइम कितना था पहुंचने का रेलगाड़ी के? 35 से 19 कम, 16 मिनट।
एक्चुअल जो रेलगाड़ी को समय लगना चाहिए था वो 16 मिनट लगना चाहिए था। ये आंसर है। गजब सवाल है मेरे भाई, जितना गजब सवाल उससे बढ़िया तरीका रेशियो वाला। 17वां त्रिकोणमिति का आ गया। कॉट की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? देखो मेरे भाई, हमें कॉट से साइन में जाना है, कोई वैल्यू पुटिंग का सवाल नहीं है। फॉर्मूला देखो, यहां पावर 2 है, यहां पावर 4 है, तो पावर 2 कॉमन आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? पावर 4 में से 2 कॉमन चला गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ही कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ही कॉसेक स्क्वायर ए होता है मेरे प्यारे भाई, बराबर 1। ठीक है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर, मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूं। कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब अगर कॉस साइन में ही है तो कॉस साइन में कन्वर्ट कर लो। तो ये मेरे प्यारे भी क्या आ गया, इधर गुणा साइन स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए, साइन की पावर 4 है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर आ गया साइन की पावर 4 ए, साइन की पावर 4। ये आ गया मेरे भाई, कोई दिक्कत? कॉट होता है कॉस बटे साइन। अब सवाल में ये पूछा है साइन की पावर 4 ए प्लस साइन स्क्वायर। एक बार बता, सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो पावर 2 में। अब पावर 2 को मत छेड़ा करो, हमेशा पावर 4 को छेड़ा करो। क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता साइन की पावर 4 ए क्या है? यहां देखो मैंने निकाला नहीं, साइन की पावर 4 ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए, निकाला है कि नहीं? यानी कि साइन की पावर 4 ए कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर ए है। साइन की पावर 4 ए कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर ए, और इसको मत छेड़ो, प्लस साइन स्क्वायर ए। और दुनिया में हर आदमी जानता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला। आंसर है 1। मजा तो बहुत आया होगा आपको ये सवाल करके, बहुत आया होगा, हमें भी आया। एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल है मेरे भाई। ए और बी ने 18,750 रुपए में काम को करने का फैसला किया। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, सी की हेल्प से 8 दिन में किया, सी की हेल्प से। तो सी को उसके काम के लिए कितना पेमेंट किया जाना चाहिए मेरे भाई? अगर सारे लोग मिलकर काम करते हैं ए बी सी, तो पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो में। जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उससे उतना पैसा मिलेगा। और एफिशिएंसी जो होता है मेरे प्यारे, वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 1/20। बी 30 दिन में कर सकता है, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/30। सी की हेल्प से उन्होंने इस काम को 8 दिन में किया, यानी कि तीनों लोगों ने, ए बी सी ने मिलकर काम को 8 दिन में किया। तो तीनों 1 दिन में कितना काम करते हैं? 1/8। ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, और इसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा मेरे भाई। तो 20, 30 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 120। 20 छिक्का, 30 चौका, 8 से 120 15 बार, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी अगर 15 है तीनों की, तो ए की 6 है, बी की 5 है, तो सी की कितनी आ जाएगी? 4। 6 5 11 4 15। सी का शेयर पूछा है ना, सी को कितना शेयर मिलेगा? तो सी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों की एफिशिएंसी 15 है, ए बी सी की 15, तो सी का जो शेयर होगा, तीनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी 15 है, तीनों का शेयर, सी का जो शेयर होगा टोटल का 4/15 होगा। 18,750 रुपए का 4/15 सी का शेयर हो जाएगा मेरे भाई। 15 एकम 15, 3 सा 15 दूनी 30, अब 15 पंचे 50, 1250 का 4 गुना, यानी कि 4800 और 200, 5,000 रुपए आना चाहिए बी ऑप्शन, 5,000। ठीक है, ये आसान सवाल था, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था। आगे चलेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए 125 है, बी 127 है, सी 129 है। बहुत बढ़िया सवाल, गजब। देखो मेरे भाई, आपसे इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना, और हमें abc का मान दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि abc की वैल्यू में यहां पे रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यूनिट भी मैच करने में परेशानी होगी। हर ऑप्शन का मेरे दो दिख रहा है यहां पे,
तो इसकी एक प्रॉपर ट्रिक है, आप यहां पे देखो, ये मेरे प्यारे भाई तीनों संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो दो का गैप है, दो दो का गैप है, दो दो का। तो इसका मेरे प्यारे भाई जो सीधा फॉर्मूला है वह 9BD², 9 इंटू मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन ए पी, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं मेरे भाई, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का डायरेक्ट फॉर्मूला है 9BD², 9 इंटू मिडिल नंबर, बी मतलब मिडिल नंबर ही लेना है, बीचों बीच में जो संख्या 125, 127, 129 में 127 है। कॉमन डिफरेंस दो दो का गैप है यहां पे मेरे प्यारे भी, दो दो का गैप है, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 8 9 72, यानी कि जो भी आएगा 9 से कटने वाला तो आएगा, 7 2 9, ये देखिए ये वाला तो आंसर नहीं आएगा, यूनिट 2 आएगा पहली बात तो, उसके बाद 7 2 9 ये नंबर नहीं आएगा, उसके बाद मेरे प्यारे भाई 9 गुणा 127 गुणा 4 आएगा, दो ऑप्शन में मैं फंस गया। 127 का 9 गुना कितना आएगा 1080 और 9 7 63, 1080 में 63 आप जोड़ो तो 1143, 1143 का 4 गुना तो 4400 और 120 बार, 4400 और 152, 4400 और ये 160 बार है 172, 4572 आ जाएगा 4572। डिजिटल सम तो 9 ही आएगा ना, इन दोनों का डिजिटल सम सेम हो रहा है, 7 2 9 4 5 9, तो मैं मल्टीप्लाई करनी पड़ गई, ठीक है ना, यही आ जाएगा 4572। बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे भी, ट्रिक याद करिएगा तो ही जल्दी होगा। सवाल बोला फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, आपके सामने एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बोले हैं और बोला है इन तीनों बिंदुओं से जो ट्राइंगल बना है उसका सेंट्रोइड बताओ। सेंट्रोइड निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना, अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं एवरेज ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना इनको जोड़ के एवरेज ले लो, यानी कि 2 + 3 5 + 4 9/3 3 आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई का एवरेज ले लो, वाई के 5 है, ये 9 है, 1 है, 5 9 14 है, 1 15/3 5, तो आ जाएगा 3,5, डी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म। इतना ही आसान था। 21वां, X% ब्याज दर पर एक राशि 6 साल में 2368 रुपए हो गई और 11 साल में 3008 रुपए हो गई। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन। कोई धनराशि 6 साल में 2368 रुपए हो जाती है, 6 साल बाद अमाउंट है, 6 साल बाद अमाउंट, और 11 साल बाद 3008 हो जाती है, 11 साल बाद अमाउंट है। आपसे पूछा एक्स का मान, अरे मेरी देखा मेरी आंखों में कलर भी जा रहा है भाई, हाँ चलो। आपसे पूछा है ब्याज की दर, कौन करेगा? अब मुझे बहुत थकावट हो गई है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड से मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूं, पर देखना सही जाएगा एकदम। 6 साल में 2368 और 11 साल में 3008 हो जाते ब्याज की दर। टेंटेड है, आप मुझे बताओ 2368 रुपए 3008 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला? 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 640 रुपए आपको ब्याज मिला। बात सही है। कितने साल में? 5 साल में। भाई 6 साल 11 साल में 5 साल का गैप है, 5 साल में 640 रुपए ब्याज मिला, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज कितना है? 640/5 128, 1 साल का ब्याज 128 है। क्लियर? लेकिन आपको चाहिए ब्याज की दर, तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 6 साल बाद अमाउंट 2368 है, अगर 6 साल बाद अमाउंट 2368 है, मैं इसमें से 6 साल का ब्याज घटा दूं, आ जाएगा प्रिंसिपल। भाई 1 साल का ब्याज 128 है, 6 साल का ब्याज कितना आएगा मेरे भाई? 720 और 48, 768 रुपए। 1 साल का ब्याज 128 रुपए, 6 साल का क्या होगा? 6 से गुणा, 768 इसमें से माइनस कर दो,
तो 23 माइनस 7 आ जाएगा 1600 रुपए, यानी कि आपका प्रिंसिपल 1600 रुपए। केवल प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, पूछा ब्याज की दर। तो 1600 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 128 रुपए है। परसेंटेज में कितना ब्याज है? गुणा 100%। 16 अट्ठे 128, यानी कि 8% ब्याज की दर आ गई। टन टनाटन टन टन टारा 8। मेरे भाई तो क्यों नहीं कर रहा है जल्दी जल्दी सवाल? इवेल्युएट, इवेल्युएट कर दो, बिल्कुल नहीं रुकना, जल्दी से करके बताना इवेल्युएट क्या होगा। √15 प्लस √6 प्लस √5 प्लस √2, √15 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √2। बाप रे बाप। देखिए इनकी गुणा करनी है, केवल गुणा करने में तो लंका लग जाएगी। अच्छा, सेम चीज दिख रही है आपको? मुझे दिख रहा है बेटा सेम चीज। √15 प्लस √2, √15 प्लस √2 दिख रहा है? आप बोलोगे चल वेरी गुड वेरी गुड। ये √6 प्लस √5, और ये कितना है? माइनस √6 माइनस √5, माइनस साइन के साथ। तो इनको एक खोपचे में लेते हैं, एक गार्डन में लेते हैं मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, √15 प्लस √2 एक साथ, और ये आपका √6 प्लस √5 एक साथ। मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, हालांकि करने वाले दिमाग में ही कर लेंगे। ये आ गया मेरे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। मल्टीप्लाई यहां भी ऐसे ही करते हैं, ये √15 प्लस √2 एक साथ, √15 जमा का √2 और माइनस √6 माइनस √5, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन, √6 प्लस √5 माइनस कॉमन मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो भाई साहब क्या आपको ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी नहीं दिख रहा? क्या ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी नहीं दिख रहा? तो ये प्रीवियसर का सवाल नहीं है, नया सवाल है। और ऐसे अगर नए सवाल अगर आपको लगाने तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, अगर डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लीजिए। लोग होली में ऑफर देते हैं, हमने ऑल ईयर ऑफर दे रखा है मेरे भाई। एप्लीकेशन पर जितने भी नए टेस्ट है, पेड टेस्ट, 99 रुपीज में एक साल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, दरोगा, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे पेड। और प्रीवियसर के तो फ्री है। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, रेलवे के ये देखिए, रेलवे की यहां पे पूरी टेस्ट सीरीज बना रखी है, एनटीपीसी एग्जाम की अलग है। प्रीवियसर के 20 टेस्ट फ्री लिखा हुआ है इनके आगे, सारे के सारे 20 के 20 टेस्ट फ्री हैं। ये हैं बेटा नए टेस्ट, जिसमें प्रीवियसर से अलावा नए क्वेश्चन है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉपर बच्चों ने बनाए हैं हमारी टीम ने। तो ये टेस्ट आपको 99 में मिल जाएंगे, और इसमें इसी लेवल के नए नए क्वेश्चन डाले गए हैं जिनसे आप कुछ नया सीख पाओ। बाकी प्रीवियसर तो करना ही है। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो पहले, 99 में नए टेस्ट ले, और नए टेस्ट भी जरूर लगाएं। केवल प्रीवियसर के सहारे ना बैठें केवल। इसलिए मैं टेस्ट में 80% सवाल तो कराता हूं प्रीवियसर, 20% नए भी करा रहा हूं। a प्लस बी गुणा a माइनस बी कोपचे में ले गए तो a² माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, ये बन गया a² माइनस बी स्क्वायर। √15 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √6 प्लस √5 का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? अब ये मुझे बताओ, ये हो गया, इसका स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? √15 प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस बी का प्लस 2b, √15 का स्क्वायर 15, √2 का स्क्वायर 2, 15 2 17 प्लस 2ab करेंगे तो 15 2 30, 2 √30 माइनस ये क्या आएगा? इसका स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 5 11 प्लस 2ab, यानी कि 6 5 30 ये आएगा। क्लियर है? यहां देख सकते हैं 2 √30 माने 2 √30 कट जाएगा, 17 माइनस 11 6 इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 6। मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया सवाल करके। सवाल नंबर हमें करना है 23। एनटीपीसी के पेपर का सवाल है, काफी लंबा लग रहा है भाई देखने में तो। चलो बताओ। एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर एक वॉल 20 घंटे बना सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर दीवार को 50 घंटे में डिमोलिश तोड़ सकता है। दोनों ही बिल्डर को और डिस्ट्रॉयर को इनिशियल हमने काम पे लगा दिया लेवल ग्राउंड पे, लेकिन 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर निकाल लिया गया। 30 घंटे के बाद व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन टू बिल्ड द वॉल? वॉल को बनाने में कुल कितना समय लगेगा? देखो भाई, वॉल बनाने में एक तो हमारा बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दो लोग लगा दे। बिल्डर ही दीवार बनाएगा,
दीवार बनाने का काम किसका है? बिल्डर का है। डिस्ट्रॉयर का तो दीवार तोड़ने का काम है। और ये जो बिल्डर है, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर जो है 20 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि जो हमारा डिस्ट्रॉयर है 50 घंटे में पूरी दीवार तहस नहस कर सकता है। दोनों को मेरे प्यार भी समतल जमीन पर एक साथ बिल्डर को डिस्ट्रॉयर को काम पे लगा दिया। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटाया। दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा? एक बात सोचो, बिल्डर दीवार कितनी देर में बनाता है? 20 घंटे में। तो दीवार तो बिल्डर ही बनाएगा, तो दीवार बनाने में बिल्डर को 20 घंटे तो लगना ही लगना है। 20 घंटे तो लगेगा ही लगेगा पूरी दीवार बनाने में। पूरी दीवार बनाने में बिल्डर को 20 घंटे लगता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर ने, बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को चलाया गया। डिस्ट्रॉयर ने 30 घंटे तक काम किया। 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर हटाएगा, 30 घंटे के बाद। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्ट्रॉयर का काम तो दीवार तोड़ने का है। अगर डिस्ट्रॉयर पूरी दीवार 50 घंटे में तोड़ता है, पूरी दीवार, अगर डिस्ट्रॉयर पूरी दीवार 50 घंटे में तोड़ता है, तो 1 घंटे में तोड़ेगा 1/50। 30 घंटे में कितना तोड़ेगा 3/5। यानी कि डिस्ट्रॉयर ने 3/5 दीवार तोड़ी है। डिस्ट्रॉयर ने 3/5 दीवार तोड़ी है। अगर पूरी दीवार 50 घंटे में तोड़ता है, तो 30 घंटे में कितनी तोड़ेगा? 3/5 दीवार। अगर डिस्ट्रॉयर ने 3/5 दीवार तोड़ दी, तो वो जो तोड़ी गई दीवार है वो भी तो बिल्डर को बनानी पड़ेगी। बिल्डर पूरी दीवार 20 घंटे में बनाता है, तो 3/5 यानी कि 60% दीवार कितनी देर में बनाएगा बिल्डर? 12 घंटे में। यानी कि बिल्डर को 12 घंटे और काम करना पड़ेगा। 20 घंटे तो करना ही करना है दीवार बनाने में, लेकिन डिस्ट्रॉयर जो तोड़ के चला गया 3/5, 60% दीवार, वो भी बनानी पड़ेगी। तो 20 घंटे पूरी दीवार बनाने में लगता है, 60% दीवार बनाने में लगेगा 12 घंटे। 12 घंटे बिल्डर और काम करेगा, तो पूरी दीवार 32 घंटे में बनेगी। दिस इज द बेस्ट मेथड करने का। इससे जल्दी आप इस सवाल नहीं कर सकते, लॉजिकली सोचना है। अच्छा, x² + 1/x², 11 है, x ग्रेटर देन 1 है, x² - 1/x² ज्ञात करें। ये तो फर्जी सवाल है मेरे भाई। देखो मैं आपको दिखाता हूं। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, अलजेब्रा का। अगर मजा आ रहा है ना मेरे भाई, अगर हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी मेहनत देख के आपका कलेजा कांपता है कि सर हम इतना नहीं कर पा रहे जितना आप कर रहे हो हमारे लिए, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मेरे प्यारे भाई। और इतने कमेंट्स आने चाहिए कि हमारी पूरी टीम मिलके ना पढ़ पाए। अगर x + 1/x दिया है, आपको x - 1/x निकालना है, यानी कि सेम पावर, पावर नहीं बदली, यहां पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, ये प्लस से माइनस में। तो फॉर्मूला होगा √k² - 4। इसका फॉर्मूला √k² - 4 होगा बेटा। अगर आपको सेम पावर में जाना है प्लस से माइनस में, तो ये फॉर्मूला है। यहां भी सेम पावर है, पावर 2 है, ये भी पावर 2, घबराना नहीं है, प्लस है। ठीक है मेरे भाई, ये प्लस है, आपको प्लस से माइनस में जाना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा मेरे दोस्तों, √k² - 4। 11 का स्क्वायर 121 - 4 117। 117 का मतलब होता है 13 निम्मा 117। 9 का √3, 3√13। तो आंसर है भाई 3√13। खत्म। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 25 एनटीपीसी का। ये बढ़िया सवाल लग रहा है भाई, बड़ा भी लग रहा है, टंकी वाला। हाँ समझ गए जी। ये सवाल जो है बेस्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का, मजा आएगा। देखो 28 पाइप एक टंकी में जुड़े हुए हैं। कुछ टंकी में पानी डालते हैं, यानी कि कुछ भरने वाले हैं, कुछ पानी निकालते हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। पानी भरने वाला हर एक पाइप 14 घंटे में टंकी भर सकता है। हर एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब भरने वाला पाइप, 14 घंटे में टंकी भर सकता है। जबकि कोई भी निकासी पाइप, कोई भी ड्रेन करने वाला पाइप 35 घंटे में भरी टैंक को खाली कर सकता है। एक मेरे दोस्तों आउटलेट पाइप है, जो कोई भी एक निकासी पाइप 35 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। टैंक खाली है, स्टार्टिंग में टैंक खाली है, सारे के सारे पाइप खोल दिए तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। बोला कितने पाइप निकासी के, कितने पाइप खाली करने वाले हैं, ड्रेन पाइप कितने हैं। आप ये देखो, ये 14 घंटे भर सकता है, 35 घंटे में खाली कर सकता है। 14 और 35 का एलसीएम 140। सिंपल सी बात, नहीं 70 होगी कैपेसिटी मेरे भाई। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा।
आउटलेट पाइप 35 दूनी 70, 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करेगा। अब वैसे तो ऐसे सवालों में शिफ्टिंग मेथड भी लगता है, एलिगेशन भी लगता है, पर मैं वो बताऊंगा जो हर बच्चा समझ पाए। जो भी आपसे पूछा गया है उसको एन मान लीजिए, कि माना खाली करने वाले एन पाइप हैं। मान लिया पानी निकालने वाले एन पाइप हैं। अगर कुल पाइप 28 हैं तो पानी डालने वाले भरने वाले कितने पाइप हैं? 28 माइनस एन, यानी कि भरने वाले 28 माइनस एन पाइप हैं। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया काम। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर आवर फिल किया गया काम, ये होता है एफिशिएंसी का मतलब। एक भरने वाला पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है। अगर 1 घंटे में भरने वाला पाइप 5 यूनिट भरता है तो 28 माइनस एन पाइप कितना भरेंगे? 5 से गुणा। एक खाली करने वाला पाइप 2 खाली करता है, 2 यूनिट खाली करता है एक खाली करने वाला पाइप। खाली करने वाले पाइप हैं एन, तो एन पाइप कितना खाली करेंगे? 2n से गुणा। यानी कि 1 घंटे में इतना काम होगा। 1 घंटे में भरने वाले इतना पानी भरेंगे और खाली करने वाले इतना खाली करेंगे। पूरी टंकी 2.5 घंटे में भर जाती है, तो 2.5 घंटे में कितनी टंकी भरी जाएगी? 2.5 घंटे से गुणा। भाई मैंने भरने वाले पाइपों की, खाली करने वाले पाइपों की एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी को 2.5 से गुणा कर दिया, यानी कि पूरी इतनी टंकी भरी जाएगी। जबकि पूरी टंकी कितनी भरी जाती है? 70। टंकी कैपेसिटी 70 है। ये एक स्टेप में आंसर आएगा बिना किसी कंफ्यूजन के। ये आएगा मेरे भाई, यहां से डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, 25 चौका 100, यानी कि आ जाएगा आपका 7 चौका 28। ये आ जाएगा आपका 28 पंजे 140, माइनस 5n माइनस 2n माइनस का 7n हो गया बराबर 28। 140 माइनस 28 112 बटे 7 आ गए 16, 16 सत्ते 112, यानी कि 16 इस सवाल का आंसर है। खाली करने वाले 16 पाइप हैं। एफिशिएंसी निकालो भरने वाले पाइपों की और खाली करने वालों की, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। द सम ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज। भाई ये थ्योरेटिकल सवाल है, ये कंसेप्चुअल सवाल है। माध्य के अनुरूप विचलन का योग हमेशा क्या होता है? आप समझे? देखो हमारे पास अगर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है, अगर हम उसका मीन निकालेंगे, मीन मतलब एवरेज निकालते हैं, और एवरेज से हर एक डाटा को कंपेयर करें तो उसे कहते हैं डेविएशन। अगर हम मीन से कंपेयर करते हैं, अगर हम संख्याओं के डाटा के मीन से कंपेयर करते हैं तो नेट डेविएशन हमेशा 0 आता है। मीन से डाटा को कंपेयर करने पर, संख्याओं को आंकड़ों कंपेयर करने पर डेविएशन का जो योग है, सम ऑफ डेविएशन 0 आता है। बात खत्म। और बात शुरू हो सकती है मेरे भाई, अगर आपको अपनी गणित की तैयारी करनी है मेरे भाई। हम तो यहां पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं मेरे दोस्त, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मैथ्स बेसिक से पढ़ना है। अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम कुछ नहीं आता। आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आपने कभी कोई तैयारी नहीं की। आप अपने साथी लड़कों को देख लो कि वो बहुत जल्दी सवाल कर पाते हैं, आपकी स्पीड तेज नहीं है, तो आपको हमारी छत्र छाया में आना पड़ेगा। कैरविल एप्लीकेशन पर ऑल टाइम ऑफर है मेरे प्यारे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, चारों सब्जेक्ट, चारों के चारों सब्जेक्ट 1599 की फीस में आपको बैच में पढ़ने को मिल जाएंगे। आरंभ बैच, इसके रजिस्ट्रेशन होली के जस्ट बाद बंद हो जाएंगे, तो होली में आपके पास समय है। केवल रंग मत लगाओ, अगले साल सिलेक्शन की भी होली आप ही को खेलनी है। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा पूरा, हमारे गोपाल सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, अरुण सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, और जीएस की पूरी टीम है अलग से, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बैच। 999 में लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे बैठे मात्र 1599 की फीस में। आज तो ऐसा समय आ गया कि 1 महीने में लाइब्रेरी के जो फीस है वो 1599 से ज्यादा है। हम आपको 1599 में घर बैठे बैठे पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे मेरे प्यारे भाई, तब जाके आपको पूरा तैयार करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि ये केवल लाइव क्लास होंगी, सारी की सारी सब लाइव पढ़ाया जाएगा, और उनकी रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी, और 2 साल वैलिडिटी रहेगी। आज से आप बैच लेते हैं तो अगली होली और उससे अगली होली तक आपके पास ये क्लास रहेंगी। ठीक है, तो इस बैच में एनरोल करिएगा मेरे प्यारे भाई। आओ 27वां, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। 4 संख्याएं दी हैं, बोला इनमें क्या जोड़ा जाए कि रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। बहुत बढ़िया,
देखो अगर ऑप्शन आसान होते, फ्रैक्शन में दिख रहे हैं ना मुझे, तो मैं ऑप्शन से कर लेता, लेकिन यहां मैं ऑप्शन पे झंझट नहीं पालूंगा। बोला है वह कौन सी संख्याएं हैं जो इन चारों में ऐड करी जाएं कि ये समानुपात में हो जाएं। कौन सी संख्या ऐसी है? तो इसकी एक बहुत प्यारी ट्रिक है, ना पता हो तो मैं आपको सिखा रहा हूं। डिफरेंस लो, 9 से 16 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 7। 13 से 23 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? 10 ज्यादा है। डिफरेंस लिया, उसके बाद आप पहले नंबर को पकड़ो और तीसरे नंबर को पकड़ो, ऐसे ऐसे मेरे प्यारे भी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 निम्मा 90 और 13 सत्ते 91। 91 और 90 का डिफरेंस 1। नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना रेशियो का डिफरेंस। 7 और 10 इनका रेशियो लिया, 7 10 का डिफरेंस 3, 1 रेशियो 3, 1/3 आ गया मेरे भाई, यही आंसर है। हर किसी संख्या में 1/3 जोड़ोगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगी, बात खत्म। सवाल नंबर है 28, एनटीपीसी का ही प्रीवियसर देख रहे हैं। एनटीपीसी के प्रीवियसर में भी मैंने अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, बहुत मामूली सवाल नहीं लिए, क्योंकि वहां से नया क्या सीखोगे आप। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि एक पेड़ द्वारा अपोजिट किनारे पे बनाया गया कोण 60 डिग्री है। वह किनारे पर 36 मीटर पीछे चलता है और कोण हो जाता है 30 डिग्री। नदी की चौड़ाई कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है भाई ये तो। देखो मेरे भाई, मान लीजिए कि जैसे नदी है, मान लीजिए कि नदी है और ये नदी के किनारे जो है, सॉरी, मान लीजिए नदी है और ये नदी के किनारे जो है ये पेड़ है, एक ये पेड़ है, ये पेड़ है। अब नदी के किनारे पे एक आदमी खड़ा, उसने देखा कि इस पेड़ का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। यहां पे आपका आदमी खड़ा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, आदमी 36 मीटर पीछे आता है। आदमी जो है यहां से 36 मीटर पीछे जाता है। अब वो पेड़ को देखता है तो एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो जाता, 30 डिग्री का एंगल हो गया चेंज होके। नदी की चौड़ाई कितनी, यानी कि आपको ये लेंथ निकालनी, ये वाली लेंथ। नहीं निकाल सकते क्या? जब भी ऐसे सवाल आए, जब भी ऐसे सवाल आए मेरे प्यार में, बिल्कुल परेशान मत होना, हमेशा इस लेंथ को 1 यूनिट मान लेना। क्योंकि कॉन्सेप्ट हम ये लगाते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, जिसमें 30 है, ये 60 है, तो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। हमेशा इस लेंथ को 1 मानना है ना। पेड़ के पास वाली हमेशा इस लेंथ को 1 मानना कि माना ये 1 है। अगर ये 1 है भाई 30 डिग्री होगा, 30 के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल में 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने √3, पूरा कोण 60 होगा, पूरा कोण 60। बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने √3 है तो ये पूरा 60 है। 60 के सामने क्या आएगा? √3 का भी √3 गुना, 30 डिग्री के सामने जो भी है 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा। √3 का √3 गुना 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट आ गया। ये पूरी लेंथ 3 यूनिट है, ये 1 है तो ये कितना बचा? 3 - 1 2 बचा। 2 की वैल्यू 36 मीटर है तो 1 की वैल्यू आ गई 18 मीटर, यानी कि नदी की चौड़ाई कुल 18 मीटर है और यही आंसर है बी ऑप्शन। कुछ नहीं था सवाल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आइए, एक कोन की हाइट है 63 और रेडियस है 16। कोन को पेंट करने की जो दर है वो है 1.75 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो कोन को पेंट करने का, कोन के टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने की लागत क्या होगी? देखो मेरे भाई, जैसे आप कोन समझते हैं, ये कोन होता है शंकु, ये कोन होता है, ये शंकु है, और ये वाला जो पार्ट है ये यहां पे सॉलिड है, ठीक है। अब आप बताओ, इसको ना पेंट करना है, इसको पेंट करना है तो आप नीचे पेंट करोगे, एक कर्व सरफेस एरिया को पेंट करोगे, टोटल सरफेस एरिया को आप पेंट करोगे मेरे भाई, पेंट। यहां पे दे रखा है कि भाई 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने का कॉस्ट है 1.75 रुपए, 1.75 रुपए कॉस्ट है। तो आप ये पता लगाओ ना, इस कोन का सरफेस एरिया कितना, कितना एरिया आपको पेंट करना है। अब यहां पे कोन के जो बेस की रेडियस है 16 दी हुई है, 16, चलिए ठीक है। कोन की जो हाइट है 63 दी हुई है, चलो ये भी ठीक है। तो कोन की स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी? 65। 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अच्छा, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर ब्रैकेट में L + R। L यहां पे स्लांट हाइट है, ठीक है ना।
अब यहां पे आप वैल्यू रख दोगे तो कोन का सरफेस रहेगा, पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे 16 है, ब्रैकेट में L प्लस आर यानी कि स्लांटाइड 65 और रेडियस 16, 65 प्लस 16 आ गया जी 81, ये आ गया 81। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कोन का टोटल सरफेस एरिया है। इसको पेंट करने का खर्चा पूछा है। अच्छा, 1 वर्ग मीटर को, 1 वर्ग सेंटीमीटर को, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को पेंट करने का खर्चा 1.75 रुपए है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, 1.75 से गुणा, इतने रुपए आपका खर्चा आएगा। ये कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई। अब ये मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है, इतना बेसिक नहीं करना है ना। 1.75 से 4 बार चला जाएगा, 4 से 16 4 बार चला जाएगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। पर आप ये देखा करो ना, सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आएगा पाई, पाई में आता है 22/7 11। तो जो भी नंबर आएगा इतना नहीं करना, 11 से कटने वाला नंबर होगा। 8 7 15 और 7, ये डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा। 7 6 13 और 7 का डिफरेंस 6 11 से नहीं कट रहा। 7 5 12, 12 और 7 का डिफरेंस 5 11 से नहीं कट रहा। 7 2 9 1 8 9 डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई 0 11 से कट रहा है। ये अकेला नंबर 11 से कट रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं थी। पूरा कर लिया तो इकाई का अंक मैच कर लो, 2 चौक 8 1 कम 8, 8 इकाई का अंक आएगा, यही आंसर है। तो हमें बेसिक आना चाहिए, पर ऑप्शन ही पेपर में करना है। ठीक है मेरे भाई, और यही सब सिखाने के लिए कि ये आपको मैंने सिखा दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये पेपर में करना नहीं है, ऑप्शन से आपको सवाल बनाना है लास्ट। ठीक है, यही तो फायदा है मॉक टेस्ट का, कि जो आप बैच में नहीं सीखते, जो आप खुद से नहीं सीखते, जो किताबों में नहीं लिखा हुआ, वो हम आपको बता रहे हैं। लास्ट सवाल दिख रहा है आपको मेरे प्यारे भाई, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट 7 अलग अलग वस्तुओं पर किए गए खर्चे को दर्शाता है। 7 वस्तुओं का कुल खर्चा 3600 है। तो क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, डिग्री में बताया गया है विद रेस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल पी एंड क्यू। पी और क्यू पर किया गया औसत खर्चा कितना है। पी और क्यू पर, भाई पी पे खर्च किया गया 70 डिग्री, क्यू पे 120 डिग्री, तो इनका खर्चा आ गया 70 और 120, 190 डिग्री का आधा, यानी कि 95 डिग्री पी और क्यू का एवरेज खर्चा है। आपको सर खर्चा डिग्री में कैसे आ रहा है, देखो जैसे सर्कल में डाटा लिखा गया, टोटल एक राउंड 360 डिग्री का है, टोटल एक राउंड, तो यहां पे टोटल खर्चे को माना गया है 360 डिग्री टोटल खर्चे को, और उसी 360 डिग्री के हिसाब से खर्चा बांटा गया है। जैसे 100% में बांटते हैं, या सर्कल में बांटा गया 360 डिग्री में, और कुल खर्चा यहां पे 3600 है। 360 की वैल्यू अगर 3600 है तो पी और क्यू का एवरेज आएगा भी 190 का आधा 95, दो संख्याओं का एवरेज जोड़ के आधा करो तो ये 10 गुना, ये भी 10 गुना 950, तो 950 आ जाएगा मेरे भाई डी ऑप्शन। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं था पूरे टेस्ट में। और इसी के साथ हमारे होली के इस भेष में एनटीपीसी का ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है, दी एंड होता है मेरे प्यारे भाई। कैसा लगा आपको बच्चों, कैसा लगा ये मॉक टेस्ट। ये हमारा एग्जाम पेपर 6 था। इससे पहले मैं आपको 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। हर एक मॉक टेस्ट में 30-30 सवाल हो रहे हैं। 180 सवाल हमने एनटीपीसी के लिए बेस्ट कर लिए, बेस्ट क्वेश्चन कर लिए 180। इनमें से सीधा सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, गारंटी हमारी है। विश्वास रखिए, अपने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी पढ़ाया था, वहां भी बच्चों को पेपर में सीधे सवाल मिले थे। आपको हमारा एफर्ट, डेडिकेशन पसंद आ रहा है, होली भी खेलेंगे, पढ़ाएंगे भी मेरे दोस्तों, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको पढ़ाना, वो हम करेंगे मेरे। आज के सवाल, आज का मॉक टेस्ट सवालों का सॉल्यूशन अगर पसंद आए तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो, कमेंट्स करिए मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके परिवार को हैप्पी बहुत सारी होली। धन्यवाद।